सकते हैं यदि हम सिंसियरली देखें तो। पहला फेज जब पीडीएफ भेजी जाती है आप उसे नोट डाउन करो। दूसरा फेज लाइव क्लास में आओ, उसे पूरी तरह से अटेंड करो। तीसरी बात, हर रोज रिकॉर्डिंग क्लास 1-2 बार जरूर देखा करो। इतना देखने के बाद एक बार उसे खुद लिख के देखा करो। यदि आप 4 फेज में चले गए ना बेटा, तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपको 5वीं बार उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो मुझे तो बहुत ही फायदा है उस चीज का। मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। मुझे 1-1 डेढ़ बज जाता है बेटा। मुझे गूगल क्लासरूम भी देखनी होती है, पीडीएफ भी बना के देखनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। उसमें तो बोर्ड पे पढ़ाया, बच्चे ने नोट कर लिया, संडे को टेस्ट लिया, टेस्ट पेपर बांट दिए, या बस एक प्रैक्टिकल की टेंशन होती है बस। और ये मान के चल कि नवंबर 15 के आसपास खुलेंगे, वो भी इसलिए कि स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो जाए, और वो भी केवल बोर्ड के बच्चों को बुलाया जाएगा, इस बात की गारंटी है। और जैसे ही थोड़ा सा होता है, हम भी फिर संडे को एवरी संडे प्रैक्टिकल क्लास लगाएंगे। 10, 12, 14 प्रैक्टिकल होते हैं, तो पहले 20-25 कराते थे, तो 14 प्रैक्टिकल तो मैं एटलीस्ट करा ही दूंगा। तो एक यहाँ हॉल में ही अपना सामान लाया, एक प्रैक्टिकल कर, बच्चे अपना करके चले गए। संडे को 2-4 घंटे लगा देंगे। तो ये देख रहे हैं बेटा क्या इनका शेड्यूल बनता है। और सुधांशु, तूने तो ऑप्टिक्स की आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है ना? नहीं सर, इसलिए नहीं, तो ये बात नहीं चल रही है। नहीं सही, तू बहुत लाउडली बोलता है, पर मेरे सामने तो बड़ा धीरे धीरे बात करता है कि आवाज ना आए। सर नहीं, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है बेटा। थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना, तो जैसे मैंने कुछ पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा, आज जो बात करेंगे, हमने ऑप्टिक्स शुरू की थी। जिसने अटेंड नहीं करी मैं बताऊं, ऑप्टिक्स में रे और वेव 2 ऑप्टिक्स होती हैं। और रे ऑप्टिक्स में मैंने बात की थी, रिफ्लेक्शन तो सिलेबस में नहीं था, रिफ्रैक्शन सिलेबस में है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या थी, और बेटा लेटरल शिफ्ट क्या था, अपरेंट डेप्थ क्या थी, और बेटा इसके बाद क्या था हमारा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पिछली क्लास पूरी टीआईआर पर बेस्ड थी। अब यहां पर जो आज मैं कराने जा रहा हूं बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एक्चुअल में जितने भी हम स्पेक्स यूज करते हैं, आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो उनमें बेटा कभी हम डबल लेंसेज यूज नहीं करते, उनमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। तो जो लेंस फॉर्मूला था, उसे बनाने के लिए सिंपल सा थॉट ये है कि मान लिया मुझे आई में प्रॉब्लम है, मेरा फोकस चेंज हो चुका है ड्यू टू द चेंज इन आई बॉल और रेटिना एटसेट्रा। अब डॉक्टर ने कहा कि आप सजेशन दिया कि भैया आपकी 5 सेंटीमीटर जो है शॉर्ट साइटेडनेस है। मतलब जब आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होगी, आपकी रेटिना से पहले ही इमेज बन चुकी होगी। अब उसे वही इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंसेज यूज करते हैं। एक्चुअल में जो लेंस होते हैं डबल लेंसेज, वो तो बेटा प्रेस बायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें यूज करते हैं। जो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें तो सिंपल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस यूज की जाती है। आप में जो बच्चा भी स्पेक्स यूज करता है, आप अपने स्पेक्स को निकाल के देखो और उसके ग्लास को चेक करो। वो यदि कनकेव है तो वो 1 साइडेड कनकेव होगा। कनकेव तो ये शेप होनी चाहिए थी, कॉन्वेक्स ये शेप होनी चाहिए थी। क्या आपका स्पेक्स दोनों साइड से कनकेव है या दोनों साइड से कन्वेक्स है? नहीं है। वो बड़ा रेयरली होता है। जिन्हें एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिन्हें प्रेस बायोपिया होता है, वहां पर जाके हम पर्टिकुलर लेंसेज को यूज करते हैं। ये जितने भी हम स्पेक्स की बात करते हैं, वो उन सब में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
और उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मैं किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बना सकता हूं। 5 नंबर का टॉपिक आता है, यही बेटा इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके मैं किसी भी लेंस की या रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ निकाल सकता हूं, और उसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ऑप्टिक्स में यहां रे ऑप्टिक्स की यदि मैं बात करूं, 5 नंबर के केवल 3-4 सवाल बनते हैं बेटा। एक तो ये, एक लेंस मेकर फॉर्मूला, एक प्रिज्म फॉर्मूला, और एक बेटा आपका टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों ही जो 4 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पता जब हम देखते हैं करते हुए हमें लगता कुछ भी नहीं है, और मैं आपको शुरू में एक बार बता चुका हूं, यदि आपका रे डायग्राम करेक्ट नहीं है ना, आप रे ऑप्टिक्स में कुछ भी लिखो तो बेटा आप 0 मार्क्स मान के चलो। यदि आपका रे डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है और आपसे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बेटा फिर आधा पौना नंबर काट के वो आपको नंबर रख देगा। तो इसलिए जब मैं रे डायग्राम बनाता हूं उन्हें बड़ा सिंसियरली लेके चला करो, खुद बना के देखा करो कैसे बना, क्या प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग 2-4 बार देख के। तो सीखने के लिए बेटा एक इंटरनल इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट जरूर है। तो आज का मेरा टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है 2 तरह की, एक होती है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एक होता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसका पेट आगे को निकला रहता है, कॉनकेव केव गुफा जिसका पेट अंदर की तरफ होता है। ये शेप है, ये कॉनकेव है। इसी को मैं उल्टा देखूं तो ये कॉन्वेक्स है। यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस को किस फेस से देखूं। हमेशा ऐसे मीडियम को या ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को आप रेयर मीडियम से टच करके देखिए। जब रेयर मीडियम से टच करेंगे और आपको बाहर निकला हुआ लगेगा तो आप मानो कि वो कॉन्वेक्स सरफेस है। यदि वो अंदर को दबा हुआ है तो वो कैसी है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हमेशा टच करके देखेंगे, नहीं तो बच्चों कंफ्यूजन होता है। अभी देखो, तो सबसे पहला टॉपिक बेटा रिफ्रैक्शन ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब यहां 2 सिचुएशन बनेगी कि डेंसर से रेयरर नहीं जाती है या रेयर से डेंसर जाती है। तो एक कॉन्वेक्स से कॉनकेव, एक रेयर से डेंसर, एक डेंसर से रेयर। तो 4 केस बनते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑन द स्फेरिकल थिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फ्रॉम रेयर टू इसके भी 2 टाइप मिलेंगे बेटा। सबसे पहला रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स। सर बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। सर बोर्ड विजिबल नहीं है। बोर्ड विजिबल नहीं है बेटा, ये लो। रिफ्रैक्शन ऑन द कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर a spherical convex refracting surface of radius of curvature
R and refractive index mu2 and a point object O is placed in a rarer medium of refractive index mu1 on its principal axis, then its rear image is formed at I. इधर बेटा मैं रे डायग्राम बनाऊंगा और उसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये बेटा एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और बेटा ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका बेटा सेंटर, और मैंने रखा है एक बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस इज द पोल। बस आपको रेज को ध्यान से देखना है। हमेशा गलती देखो क्या है, अभी देखना आप, मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद भी गलती हो सकती है। देखो कैसे। सबसे पहला काम है बेटा, यहां से एक रे इंसिडेंट करो। ये एक रे थी, इसका एंगल हो गया बेटा अल्फा, और इस सेंटर से बेटा नॉर्मल ड्रॉ करो। दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल का एंगल लेते हैं बेटा हमेशा गामा, अल्फा गामा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा mu2, इसका बेटा mu1। तो इन बातों को नोट करो पहले। mu1 बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, mu2 बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, सच दैट जो म्यू होगा बेटा mu2 बाई mu1। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते हुए बताया था, जिस मीडियम में रे पहुंचती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करते हैं जहां से वो चली थी। ये रेयर मीडियम से चली mu1 से, पहुंची कहां mu2 में, तो mu2 डिवाइडेड बाई mu1। यदि ये mu2 से चल के mu1 में पहुंचेगी तो मैं लिखूंगा mu इक्वल्स टू mu1 डिवाइडेड बाई mu2। एक तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, यही आपके पूरी डेरिवेशन को गलत या सही कर सकता है। अब बेटा इसे मैंने मान लिया ए पॉइंट, तो एंगल NAOI इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल AOP अल्फा, ये है बेटा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेटा ACO एंगल ऑफ नॉर्मल। अब रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर दिया। हमने पढ़ा था जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो किधर बेंड होती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल।
किधर बेटा, नॉर्मल की तरह। रे यहां से आएगी बेटा और ये बैंड होगी। यहां से रे आई, ये बैंड हो गई, यहां बना बेटा इमेज, एंड द एंगल ऑफ इमेज इज बीटा। अल्फा एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल ऑफ द इमेज, गामा एंगल ऑफ द नॉर्मल। तो यहां पर बेटा एंगल ए आई सी, दैट इज द बीटा एंगल ऑफ इमेज। अब बेटा यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर कैलकुलेशन के लिए। दिस इज एम। तो बेटा जो ए एम है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, ओ सी पर, और ये बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रहेगा। एंगल सी ए आई, दैट इज आर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब बच्चा सोचता है कि ये रे डायग्राम करेक्ट हो गया। बेटा हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए हैं, किसी भी इमेज को बनाने के लिए दो रे की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी तो एक ही रे है, ये रे ऐसे गई, यू बैंड होके यहां मिल गई। तो दूसरी रे बेटा कहां से भेजते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस से। यदि आपने रे प्रिंसिपल एक्सिस पर मेंशन नहीं किया है तो रे डायग्राम गलत है। और यह हो सकता है कि यदि मैंने पीडीएफ भेजी हो, मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तो बहुत माइन्यूट सी बात है पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यदि पीडीएफ में आपको लगता है कि यहां पर मैंने एरो नहीं डाला है तो आप उसे एरो को मेंशन करेंगे, और इस बात को ध्यान से रखेंगे, बिना दो रे के कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होता। ये बेटा मेरा रे डायग्राम। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी माइनस यू, तो ओपी डिस्टेंस होगी बेटा माइनस यू। पी से सी तक की डिस्टेंस होती है बेटा आर। पीसी इक्वल्स टू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बेटा नॉर्थ सब पोल से लेते हैं डिस्टेंस, और ये हो गया वी। और पी आई इक्वल्स टू हो गया कितना बेटा वी। ये मेरा रे डायग्राम है। यदि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से बनाया है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो टीचर उसे तो अवॉइड कर सकता है। बट यदि आपने इसे परफेक्टली नहीं बनाया है और आप पूरी डेरिवेशन लिख दो, सर टीचर आपको नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि बेटा पूरी, अब आप देखेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन इसी डायग्राम पर बेस्ड होगा। इससे एक डिजिट भी मैं बाहर से कुछ लिखूंगा ही नहीं। ये कह रहा ओपी माइनस क्यू है। बेटा ये मेरा ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे हम एक्सिस देखते हैं ना, एक्सिस, ये एक्सिस है, ये ओरिजिन। इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो पोल यहां मेरा ओरिजिन की तरह काम करता है। पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव और इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। किसी बच्चे का एक क्वेश्चन था। अब बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसमें ये डायग्राम बन गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया। अब बेटा डायग्राम तो मैं यदि मिटा दूंगा तो सॉल्यूशन कहां से करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूं, पहले इस सब को हटा देता हूं और ये चीज बेटा हमें याद रहेंगी, और नहीं तो हम डायग्राम से देख के लिख लेंगे। बस डायग्राम को अपनी जगह से नहीं शिफ्ट कर सकते, क्योंकि ये हट गया
तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब बेटा जी इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, हम पहले लगाए बेटा स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। क्या था बेटा, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, हमने पढ़ा है। फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्विवेलेंट होता है बेटा आई के, साइन आर इक्विवेलेंट होता है बेटा आर के। साइन और टेन में बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप यदि छोटा एंगल कंसीडर करते हो तो साइन आई इक्विवेलेंट टू आई होता है, ये होता है टेलर सीरीज से। तो बेटा यहां पर क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई आर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या थी बेटा, म्यू टू बाई म्यू वन और आई डिवाइडेड बाई आर। तो म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। ये मेरी मेन कंडीशन हुई बेटा। अब इसमें मुझे आई और आर की वैल्यू निकालनी है। तो अंजलि बेटा मुझे बताओ, आई एंगल निकालने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं? अंजलि, अंजलि, यस सर। मुझे ये एंगल निकालना है बेटा, ये इसमें कौन सा ट्राइंगल लगेगा? बेटा ये एंगल था, एक इस साइड को पीछे ले आओ, एक इस साइड को पीछे ले आओ, कौन सा ट्राइंगल हो गया? AOC। आप किस किस बात को याद रखेंगे? याद कुछ नहीं रखना है। आप देखो एंगल आई कहां बन रहा है, एंगल आई बन रहा है इसके बीच में। इस साइड को पीछे ले आओ, इस साइड को पीछे ले आओ, ये बन गया ट्राइंगल। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूं? इन ट्राइंगल AOC। I is the exterior angle और एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। I equals to अल्फा प्लस गामा। और जब भी बेटा आप ऐसी डेरिवेशन करते हो तो एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि I और R निकालते हुए गामा की प्रेजेंस मस्ट है। यदि आप गामा नहीं ले पाए हैं तो इसका मतलब आपने डेरिवेशन को गलत कर दिया। नॉर्मल को कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल से बनते हैं। तो नॉर्मल कंसीडरेबल है, उसे तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। मैंने यहां लिया, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी, इसके बीच का एंगल था, तो यहां पर गामा कंसीडर ही होगा। अब मैं चाहता हूं आर एंगल, तो आर के लिए कौन सा ट्राइंगल लूं? अंजलि, AIO। फिर बेटा गलत, आर यहां है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, यही तो आर है। तो ट्राइंगल क्या हो गया? ACI। ACI बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जब लिखता हूं आपको लगता कुछ भी नहीं है, जब आप लिखने लगेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आई और आर लिया कैसे था। अरे जिन दो आर्म के बीच में एंगल है उन्हें पीछे खींचो और जो ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल को कंसीडर करो। अब इसमें ये एक्सटीरियर एंगल गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो बी आर इक्वल्स टू बेटा गामा माइनस बीटा। जब आप एंगल निकाल लेते हो तो फिर उसमें चेक करिए क्या दोनों में गामा प्रेजेंस है, क्या दोनों में गामा की प्रेजेंस है। यहां पर अल्फा प्लस गामा, यहां पर गामा माइनस बीटा, यहां तक आपकी डेरिवेशन बिल्कुल सही है।
यदि आई और आर में गामा की प्रेजेंस है तो आपकी डेरिवेशन बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। अब बेटा आई और आर को यहां रख दीजिए, पुटिंग 4 and 5 in 3 रखो बेटा। μ1 आई किसके बराबर है बेटा, अल्फा प्लस गामा। μ2 गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूं? सेम बेटा, फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा इक्वलेंट टू अल्फा, और tan अल्फा क्या होगा भाई ब्रेविज? tan अल्फा होगा am अपॉन om। ब्रेविज यस सर। क्या होगा? am और OM। तो बेटा tan बीटा बता दो। बोलो tan बीटा सुधांशु। हाँ सर। tan बीटा क्या होगा बेटा? सर tan बीटा होगा am अपॉन mi। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और बेटा फिर तू tan गामा भी बता दे। सर 2 मिनट। am अपॉन mc। वेरी गुड बेटा, am अपॉन mc। ये बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों को उठा के 6 इक्वेशन में रख दो। पुटिंग 7, 8 and 9 in 6 रखो बेटा। क्या होगा? μ1 tan अल्फा क्या है बेटा? am अपॉन om, am अपॉन mc, am अपॉन mc और am अपॉन mi। तो गरिमा बेटा इन सब में मैं किसे डिवाइड कर सकता हूं, किसे रिमूव कर दूं? सब am से बेटा डिवाइड कर दूं। तो μ1 इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन om, 1 अपॉन mc, 1 अपॉन mc, 1 अपॉन mi। ये बेटा मेरा कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर स्मॉल अपर्चर m lies at p। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझो। अपर्चर बेटा, ये मेरा हाथ है, मैंने सीधा रखा, ये सबसे कम अपर्चर है, मैंने इसे यूं बेंड कर दिया, मैंने ये लार्ज अपर्चर है। जितना कर्व ज्यादा होगा उतना ही अपर्चर बड़ा होगा। मैंने ऐसे रखा हुआ था, एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स सरफेस थी, मैंने बेटा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब आप देखोगे ये पॉइंट M था, जो ये है, ये पॉइंट P था, तो M और P अलग अलग है। जब मैं कर्वेचर ये लेता हूं, मैंने इसे कर्वेचर को छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया, अब मैंने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब जो P और M पॉइंट है वो दोनों ही एक जगह लाई करने लगे। डायग्राम में देखो, यदि मैं इस कर्वेचर को और बड़ा ऐसे ले लेती हूं, तो जो ये परपेंडिकुलर है इसके नजदीक आने लगेगा, दैट मींस M पॉइंट कहां पर लाई करेगा? P पर। तो जहां बेटा M था वहां पर मैं क्या रख देता हूं? P। तो क्या होगा बेटा? μ1 1 over OP, 1 upon PC, μ2
1/PC 1/PI। अब बेटा इनकी वैल्यू डाल दो। ओपी कितना है बेटा -U, पीसी कितना है बेटा R, पीसी बेटा R, और ये कितना है बेटा V। तो -μ1/U, μ1/R, μ2/R, μ2/V। और बेटा इसे इधर ले आओ, -μ1/U प्लस μ2/V और μ2/R minus μ1/R, and the final relation is -μ1/U μ2/V μ2 minus μ1/R। ये बेटा इसका फॉर्मूला है रेयर से डेंसर का। ये पूरा कॉन्सेप्ट 5 नंबर का आता है बेटा। कहीं भी 1 मिनट का टाइम है, आप इसे ध्यान से देखो। कोई भी दिक्कत आती है मेरे से बात करो। ब्रेवेज, अनुष्का, सुधांशु, बताओ कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर, क्लियर है। नो सर। बेटा मेरे कहे अनुसार बस आप एक बार इंडिपेंडेंटली इसका रे डायग्राम बनाएंगे, रफ पर खुद सॉल्व करके देखेंगे। जब आप थोड़ा भी आधा भी यदि आपने इंडिपेंडेंटली करा, जब 4 को 4 बार लिखोगे ना, तो ये मान के चलो कि ऑप्टिक्स का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा अवेलेबल होगा, आप हमेशा करते रहेंगे। और ये बेटा आता ही है। इसके फेस बदल बदल के, जैसे मैंने पीडीएफ में लिखा था n2 ग्रेटर देन n1, ये तो बेटा ऑब्वियस सा है कि जब डेंसर मीडियम में बेटा रे पहुंचेगी तो डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो बड़ा होता है किससे? रेयरर मीडियम से। तो ये चीजें बेटा इन्हीं को इंप्लीमेंट करके मैं कुछ आगे की टर्म्स को यूज करूंगा। पूरी ऑप्टिक्स ही बेटा इन पर बेस्ड है। यदि मैं ये छोटी छोटी